सवाल सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ है। दिया हुआ है कि दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 4800 रुपये बचाने में सफल हो जाता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को हम दो तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक ए आदमी है और एक बी आदमी है। ठीक है, इनका इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारे पास सेविंग आएगा। ठीक है, और सेविंग दिया हुआ है 4800 रुपये प्रत्येक व्यक्ति का, इसका भी 4800 और इसका भी 4800। ठीक है, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है आय का वो 7:4 दिया हुआ है और उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:1। तो जो सबसे शॉर्टकट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि आप यहाँ पर, ठीक है, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 3 गुना 4 को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिखिए, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट और ये हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 1 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को इस 4800 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 को 4800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4800 और 3 को 4800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 गुना 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। 7 और 12 के बीच का डिफरेंस क्या है। 12 में से 7 जाएगा, 5 यूनिट का डिफरेंस बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, और ये 4800 गुना 3 में से 4800 घटाएंगे तो 4800 गुना 2 बनेगा, ये हो जाएगा 4800 गुना 2। ठीक है, अब इसको इसके बराबर कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 यूनिट बराबर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4800 गुना 2 के। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि उनकी मासिक आय का योग। तो मासिक आय का योग कितना है दोस्तों, 7 + 4 11 यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 यूनिट हम निकाल लेंगे एक बार में। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4800 गुना 2 डिवाइडेड बाय 5 और गुना 11। ठीक है दोस्तों, तो कितना बन जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, 100 है, तो 4800 गुना 40 यानी कि 48 गुना 440। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 48 और गुना 44 करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 3 4 चौका 16 और 32 48 और 3 51, 4 चौका 16 और 5 21 यानी कि 2112। ठीक है, 1 शून्य लास्ट में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 21,120। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ, ठीक है, कि इस तरीके से आप इन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका समझने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि हमारा जो इनकम है वो 7x है और ये दूसरे व्यक्ति का इनकम 4x है। ठीक है, सेविंग कितना कर रहा है, ये 4800 और ये भी कर रहा है 4800। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा यानी कि खर्च कितना हो जाएगा, ये इनकम है और ये सेविंग है। तो जो इनकम में से हम बचत घटाएंगे, आय में से अगर बचत घटाएंगे तभी तो हमको व्यय का अनुपात मिलेगा। तो यहाँ से 3:1 का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो व्यय होगा है ना वो 7x माइनस 4800 होगा और इसका जो व्यय होगा, ये ए व्यक्ति है ये बी व्यक्ति है, इसका जो व्यय होगा वो 4x माइनस 4800 होगा और इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:1। इसको इसके बराबर कर लेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि 7x और इधर
4 12x, 12 में से 7x जाएगा 5x बनेगा, ठीक है। सेम आएगा, यहाँ पर देखिए कि 5 यूनिट हमने लिखा है, यहाँ पर यूनिट की जगह x आएगा, बाकी कैलकुलेशन जो है हमारा सेम रहेगा। इधर हो जाएगा 4800 गुना 3 प्लस 4800 माइनस 4800, ठीक है। ये हो जाएगा 4800 गुना 2, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है 11x का मान, ठीक है, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम 11x निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे और 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना निकल कर आएगा, 48 गुना 40, 8 चौका 32, 1920 आएगा। तो 11x का मान कितना हो जाएगा, 11 गुना 1920, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 नंबर 99 और 2 101, 10 बचा, 11 गुना 1 प्लस 10 21, 21,120। तो दोनों ही स्थिति में हमारे पास जो है आंसर वही आएगा, बस तरीका थोड़ा है ना अलग है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा कि एक गोले की त्रिज्या यानी कि स्फीयर की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, ठीक है दोस्तों। तो r जो है यहाँ पर 48% कम हुआ है, यानी कि 100% में से 48% घटाएंगे तो r जो है बचा कितना, 52%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि r 2 बार आया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो 52% का मतलब हो जाएगा 52/100, 52/100 4 से भाग दीजिएगा तो 13/25, ठीक है। तो सक्सेसिव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, 169, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो घटाने के बाद कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 456, ठीक है। तो 456 जो है घटा है तो प्रतिशत में कितना कम हो जाएगा, अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 456/625 गुना 100, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला लगाकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे, ये 4 बार में और ये 25 बार में, ठीक है। ऊपर में भी 4 से गुना करते हैं और नीचे में भी 4 से गुना करते हैं। 16 गुना 6 कितना हो जाएगा, 16 चौका 96, 16 पंचे 80 और 9 89 का 9 बाकी 8, 16 चौका 64 और 8 72 और नीचे 100 हो जाएगा तो 72.96% आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला में क्या होगा कि पहला जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr² होगा, ठीक है। घटने के बाद कितना बन जाएगा, तो 13/25 का फैक्टर होगा, यानी कि अब जो r होगा वो 13/25 r होगा। ये हो जाएगा 4π गुना 13/25 r का स्क्वायर, ठीक है। ये न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास कितना निकला, 4πr² इंटू 169/625, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको 1 यूनिट मानेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 169/625 यूनिट। इसमें से इसको घटा के है ना परसेंटेज डिक्रीमेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। परसेंटेज डिक्रीज कितना निकलेगा यहाँ से, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना निकलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 में से हम 169/625 घटाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 रखेंगे और गुना 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास यही आएगा 72.96% और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, 1 साल बाद इसे 6,000 रुपये में बेच देता है, 2 साल बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदता है
और फिर 10,000 रुपये में बेच देता है, तो दोनों लेन देन के लिए उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कुल लाभ में हम कुल क्रय मूल्य जोड़ेंगे और कुल विक्रय मूल्य जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे, तभी तो कुल लेन देन में हमको लाभ मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कि टोटल क्रय मूल्य कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। 5,000 रुपये में ख़रीदा, फिर दूसरी बार ख़रीदा 8,000 में, तो टोटल हो जाएगा 8 और 5 13,000। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 6,000 रुपये में बेचा था और दूसरी बार वो 10,000 रुपये में बेचा, तो टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य 16,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जब तक कि सवाल में कहा ना जाए निकालने के लिए विक्रय मूल्य पे या किसी और मूल्य पे। ठीक है, तो यहाँ से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 16 में से 3 जाएगा, 3,000 बनेगा, डिवाइडेड बाय CP कितना है 13,000 और गुना 100 करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 300/13 और ये हमारा आ जाएगा 23.08% के लगभग में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं और कभी कभी टेक्निकल है ना सवाल में ट्विस्ट होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें PQ बराबर QR दिया हुआ है और O जो है उसका इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि उसके अंदर में कोई बिंदु है O त्रिभुज PQR में। इस तरह से है कि OPR बराबर ORP दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। POR एक आइसोलेस ट्रायंगल हो सकता है, O इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR हो सकता है, या PQO इज़ कंग्रुएंट टू RQO, यानी कि ये यहाँ पर कंग्रुएंट हो सकता है इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सर्वांगसम है ना, कंग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम, यानी कि PQO और RQO दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको पता लगाना है कि तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों। एक है हमारे पास P, एक है Q और एक है R। इसके अंदर में एक पॉइंट O दिया हुआ है। ठीक है, PQ बराबर QR दिया हो, यानी कि ये PQ बराबर QR दिया हुआ है, और OPR बराबर ORP, यानी कि OPR यहाँ से एक OPR और ORP यहाँ से एक लाइन है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं दोस्तों। ठीक है, ये एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या POR एक आइसोलेस ट्रायंगल है। ये देखिए कि POR एक आइसोलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या कंडीशन होता है दोस्तों, अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका कंडीशन है कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है और जो बराबर भुजाएं हैं उसका अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो ये एंगल और इस भुजा का अपोजिट ये एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उसके साथ में जो संलग्न भुजाएं होंगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि POR जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। O इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो O जो है PQR का सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ त्रिभुज के तीनों मीडियन आपस में है ना मिलते हैं। एक त्रिभुज है और इसके मीडियन जो हैं, इसके मीडियन और इसके मीडियन है ना, जहाँ त्रिभुज के मीडियन आपस में मिलते हैं वो होता है सेंट्रॉइड, और वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है,
तो यहाँ पर वैसा कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, मीडियन के बारे में चर्चा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं रखेंगे। पी क्यू ओ इज़ कंग्रुएंट टू आर क्यू ओ। यहाँ पर देखिए कि पी क्यू ओ, यहाँ से देखिए कि पी क्यू ओ, यहाँ से एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू ओ कंग्रुएंट टू आर क्यू ओ। तो यहाँ पर देखिए कि दो त्रिभुज आपस में यहाँ पर कंसिडर करना है। कंग्रुएंट का मतलब होता है कि उसके एंगल और साइड आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो भुजा तो आपस में बराबर है पी क्यू में, है ना। पी क्यू ओ और आर क्यू ओ में दो भुजा आपस में बराबर है। कौन कौन सी भुजा बराबर है? तो पी क्यू बराबर क्यू आर, है ना। ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस त्रिभुज के बीच में एक कॉमन है ओ क्यू, यानी कि इसमें भी ओ क्यू बराबर है और इसमें भी ओ क्यू बराबर है, दो भुजा बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि पी क्यू ओ में पी ओ बराबर है और क्यू ओ आर में ओ आर बराबर है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका जो है पी ओ वो बराबर है इसके ओ आर से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो तीनों साइड है और इसका जो तीनों साइड है वो आपस में बराबर हैं। तो बराबर अगर हैं दोस्तों तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। कंग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम होंगे। तो देखिए कि पी क्यू बराबर आर क्यू दिया हुआ है, क्यू ओ बराबर क्यू ओ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम पी क्यू ओ, है ना, इधर से भी हम क्यू ओ रखेंगे और यहाँ हम आर रखेंगे, ठीक है। तो पी क्यू ओ सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। सर्वांगसम का ये साइन होता है, ये सर्वांगसम हो जाएगा आर क्यू ओ के। तो हमारा जो कंडीशन होगा दोस्तों कौन कौन सा सही होगा? तो सेकंड नंबर गलत होगा, थर्ड नंबर सही होगा, यानी कि 1 और 3 जो है हमारा कंडीशन सही होगा। तो इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते हैं, जानते हैं, तो एग्ज़ाम में सवाल को हल करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब